हर साल एमएसपी जारी करती है और राज्य सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वो एमएसपी पे ग्रेन खरीदें, गेहूं खरीदें, चावल खरीदें और भी किसानों का जो उत्पादन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है उसकी एमएसपी जारी होती है। यहाँ पर भी चावल की एमएसपी जारी की गई। राज्य सरकार ने माध्यम साधारणतया राज्यों के अंदर यही होता है कि सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके माध्यम से खरीदा जाता है। हर साल रेट भी बढ़ता है, 18% तक एमएसपी का रेट केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे, बंगाल के अंदर एक बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार का एक माध्यम चुना गया है। फार्मर्स की पेड़ी जब मंडी में लाई जाती है तो सोसाइटी उनका माल नहीं खरीदती, 5-10% लोगों ने खरीदा और वहीं पर उनके दलाल होते हैं। जैसे पेड़ी का भाव एमएसपी 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, तो बाहर के दलाल 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये के हिसाब से खरीद लेते हैं। हमने जब आरटीआई में पूछा कि कितने किसानों का खरीदा गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश सरकार के पास किसानों की कोई सूची नहीं है। बंगाल के कोई सूची नहीं। बाकी राज्यों में यदि आप देखेंगे दोबारा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल दोबारा फिर से बोलते, हाँ, पश्चिम बंगाल वाला तुरंत। हमने जब आरटीआई में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि पश्चिमी बंगाल में कितने किसान रजिस्टर्ड हैं, कितने किसानों का एमएसपी में खरीदा गया, तो यहाँ किसानों की कोई सूची नहीं है, कोई सूचीबद्ध योजना नहीं है। फिर हमने अगली जानकारी मांगी कि कितना पैसा चेक के द्वारा दिया गया। ये एकमात्र प्रदेश है जहां किसानों से एमएसपी पे कुछ सोसाइटी ने खरीदा तो है पर कैश बांटा, जबकि केंद्र सरकार के निर्देश और जनधन योजना के माध्यम से देश के किसानों के खाते भी खोले गए, पर यहाँ पर उसका कोई ऑपरेशन नहीं, किसानों को पैसा कैश दिया गया। तो यही कारण था, मुझे लगता है कि किसान सम्मान निधि की सूची जब राज्य सरकार से मांगी गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हम प्रति किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देना चाहते हैं, राज्य सरकार ने आज तक सूची उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूची नहीं है और न इस प्रकार की सूची के माध्यम से उत्पादन जो किसानों का होता है उनको चेक से भुगतान किया जाता है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है राज्य सरकार, और घोटाले का सबसे बड़ा कारण ही है। अब बात प्रारंभ होती है इसके आगे कि ये पैसा, ये अनाज पहुंचना चाहिए था गरीबों के पास, पर गरीबों के पास नहीं पहुंचा। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है कि चाल चोर सरकार और नहीं दरकार, त्रिपाल चोर सरकार और नहीं दरकार, क्योंकि त्रिपाल के लिए पैसा आया और त्रिपाल पहुंची नहीं। चावल आया, प्रधानमंत्री ने भेजा और गरीबों तक चावल पहुंचा ही नहीं। और इसमें जो हमने अभी जानकारी प्राप्त की कि लगभग 1,000 करोड़ का प्रति वर्ष भ्रष्टाचार किया गया। इन 5 वर्षों का हमारे पास रिकॉर्ड है, इसके पहले भी हुआ होगा किंतु हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है, पर अभी के 5 साल की जो जानकारी हमें मिली है वो हम आप तक पहुंचा है। और इसमें मंत्री स्वयं जवाबदार है। यदि आप मंत्री की खाली आप बैलेंस शीट देखें, जब चुनाव
2006 का उन्होंने लड़ा था, तो उस वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की थी। तब उनकी संपत्ति थी मात्र 5 लाख रुपए, 5 लाख। 2011 में बढ़कर 85 लाख, 2016 में 1,52 लाख, और 2021 में 6,29 लाख। ये एक नंबर की उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने चुनाव आयोग में फॉर्म भरते वक्त अपनी संपत्ति घोषित, जबकि इससे कई गुना ज्यादा उनकी संपत्ति है। हमें मालूम है शार्ट लेक में उनका मकान है, और उससे पड़ोसी का मकान भी खरीद दिए। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये ज्योति मलिक ने मकान खरीदा, तो गलत नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो यहाँ भी जानकारी मिली कि बांग्लादेश में भी प्रॉपर्टी है, कुछ गलत नहीं बोल रहा। ये 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। गरीबों का पैसा, किसानों का पैसा, किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला, और जो गरीबों के पास चावल भेजना था वो नहीं पहुंचा, पूरा बाजार में भेज दिया। उसमें हमें नाम दिया है हमारे पास, कोई महेंद्र अग्रवाल, कोई कालिदास साहा, ये सब ट्रेडर्स हैं। कोई बाकीबुर रहमान बताया कि वो तस्करी भी इसमें भी शामिल है। अब बताइए, सरकार के मंत्री हैं और क्या क्या काम करते हैं। हमें तो शर्म महसूस होती है कि आपको गरीबों की गरीबी दूर करना चाहिए, आपको गरीबी की भूख दूर करना चाहिए, बाकी उनको भूखे मरने के लिए मजदूर करने का काम टीएमसी की सरकार और टीएमसी की मंत्री ने। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बैंक के दस्तावेज हमारे पास है, हम आपको देंगे। मोनी दीपा मलिक, उन्होंने डिपॉजिट किए 4,29,00,000 रुपए बैंक पर डिपॉजिट। प्रियदर्शनी मलिक उनकी बेटी, जानकारी साथी को शिक्षक थी। वो शिक्षक जो उनको उचित मानदेय मिले, उनको 6वां वेतन आयोग मिले, 7वां वेतन आयोग मिले, उसके लिए वो धरने पे बैठे, शायद उनके घर के आसपास ही बैठे। उनकी बेटी ने 3,33,00,000 रुपया डिमोनेटाइजेशन की तरफ बैंक में डिपॉजिट किया। ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। अब बताइए, इस प्रदेश का शिक्षक कितना भी है? मंत्री की बेटी 3,37,00,000 रुपए जमा करती हो, एक तरफ इस प्रदेश का शिक्षक 7वां वेतन आयोग मांगने के लिए धरने पर बैठा, सड़क पर बैठा। उनसे पूछा गया कि ये आमदनी आपकी कहाँ से हुई? उन्होंने कहा ट्यूशन से आमदनी हुई। तो ये सब दस्तावेज जो हम आपको देंगे, ये निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाले हैं। और यह ममता जी की सरकार के बहुत निकटतम ममता जी के मंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में यदि आप और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैंने अपनी बात रख दी। वैसे तो इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग निश्चित रूप से सरकार में आएंगे तो इस प्रकार के चाल चोर लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ जांच भी करेंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने गरीबों का शोषण किया, फार्मर्स का शोषण, वे अन्नदाता जो उनको धूप को धूप नहीं समझते, ठंड को ठंड नहीं समझते, बरसात को बरसात नहीं समझते, इस भूमि में काम करके हमारा पेट भरते हैं,
उनका शोषण किया। ऐसे शोषण करने वालों को हम एक जांच करके हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यह हम आश्वस्त करते हैं। मुझे इतना ही कहना था। आप लोग यदि कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे। सर ये जो हर साल 1,000 करोड़ का जो घोटाला आप बता रहे हैं, सर किस हिसाब से मैंने वो कैलकुलेशंस क्या है थोड़ा बोलिएगा, यानी 5 बरस में 5,000 करोड़, देखिए 6,000 करोड़। उसका पूरे हमारे पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ऐसा है कि जितना अनाज आया है उसमें से बहुत कम बना तो बाकी बाजार में बेच दिया गया। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, ये सब हमने आरटीआई से मांगी। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि हमने ये अनाज यहाँ बांटा, इस बस्ती में बांटा, कोई रिकॉर्ड नहीं। और इसलिए ये सब हमारे पास कागजात है, हम कागजात दे देंगे आपको, पूरा दस्तावेज देंगे और आपको बताएंगे। आप चाहें तो उसमें देख भी सकते हैं, हमारे पास प्ले कार्ड में सब दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं। और आप उस पर स्टडी कर लीजिए। आज नहीं तो कल भी अगर आप पूछेंगे तो इसका जवाब दूंगा। और मैं पूरे में जो भी बात आपसे कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से, बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ। और हमने ये सब शासन से ही दस्तावेज प्राप्त किए, जो भी दस्तावेज है अधिकृत दस्तावेज। ये तो क्राइम है, तो इसके ऊपर किस तरह का जांच, किस तरह का ये करना चाहिए आपको? कि किस तरह का आप करना देखिए, इसमें तो सीधे माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार विवाद है और उनके खिलाफ हमारी सरकार आएगी। तो जो गरीबों का जिन्होंने चावल खाया है, जिन्होंने किसानों का शोषण किया है, उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये 5 वर्ष से हो रहा है, लेकिन आप इतने दिन क्यों नहीं स्टेप किया? केंद्र सरकार आपका है। देखिए, ऐसा है कि हम काफ़ी दिनों से पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है कि आप आरटीआई कुछ भी डालिए आपको जवाब नहीं मिलता। मैंने कम से कम 100 आरटीआई लगवाई तो जवाब ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर परेशानी ये है कि सरकार के दस्तावेज प्राप्त करना ये बहुत मुश्किल है। लोग जरूर कहते थे, जनता के बीच में हम जाते थे कि हमें चावल नहीं मिला, हमें तिरपाल नहीं मिली, तो मिली। आप सब जानते हैं कि अरमान को लेकर जब हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच होना चाहिए, गवर्नमेंट रिपोर्ट करेगी, जांच करने यदि आप ईमानदारी से काम करें, जांच होने दीजिए। सरकार किसी प्रकार की जांच नहीं चाहती। इसका सीधा प्रमाण है कि हाईकोर्ट अगर कह रही है कि भाई आपने कहाँ पैसा खर्च किया, इसकी आप जांच करवा दीजिए, सरकार को जांच कर सुप्रीम कोर्ट कर। सर ये जो नोटबंदी का जो घोटाला बताए हैं, ये सर 4 करोड़ और 3 करोड़ का जो बताए हैं, तो इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया है इनकम टैक्स की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से? ये तो हो गया था सर नोटबंदी बहुत पहले। मैं कह रहा हूँ कि सारे दस्तावेज अभी मिलेंगे। अच्छा, जब मिलेंगे इसीलिए मैंने कहा कि अब हम कार्रवाई करेंगे। अब तो सरकार आ रही है हमारे पास 2 तारीख के बाद, तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स भेजना है, ईडी में भेजना है, जहाँ भेजना हो भेजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।